नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 4 जून दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी, विक्रम 2078 है। 4 जून को देश दुनिया में क्या क्या खास घटनाएं हुई, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। आज 4 जून है। आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह दिन विश्व भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हुए बच्चों को होने वाले दर्द को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य पीड़ित बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में जागरूकता फैलाना है। 19 अगस्त 1982 को फिलिस्तीन के आग्रह पर आपातकालीन सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल की हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष फिलिस्तीनी और लेबनान के पीड़ित बच्चों की याद में हर साल 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाने का फैसला किया था। हाल के ही वर्षों में कई संघर्ष क्षेत्रों में बच्चों के खिलाफ उल्लंघन की संख्या में वृद्धि हुई। संघर्ष से प्रभावित देशों और क्षेत्रों में रहने वाले 250 मिलियन बच्चों की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हिंसक अतिवादियों द्वारा बच्चों को निशाना बनाने से बचाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और मानव अधिकार कानून को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए और अधिक किया जाना चाहिए। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा में हमें सार्वभौमिक मास्टर प्लान प्रदान करता है ताकि बच्चों के बेहतरीन भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। नए एजेंडे में पहली बार बच्चों के खिलाफ हिंसा के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए एक विशिष्ट लक्ष्य शामिल किया गया है और बच्चों के दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण को समाप्त करने के लिए कई अन्य हिंसा संबंधी लक्ष्यों को मुख्य धारा में शामिल किया गया है। आज के ही दिन 1936 में भारत की बेमिसाल अदाकारा नूतन का जन्म मुंबई में हुआ था। उनका असली नाम नूतन समर्थ था। इनकी माता का नाम शोभना समर्थ और पिता का नाम श्री कुमार सेन समर्थ था। नूतन ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत 1950 में की थी, जब वे स्कूल में ही पढ़ती थी। 11 अक्टूबर 1959 को नूतन ने लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी किया था। नूतन के सौंदर्य को मिस इंडिया से सम्मानित किया गया। वे इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला थी। 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। उनकी कुछ फिल्में सीमा, सुजाता, बंदनी, मिलन आदि प्रसिद्ध रही हैं। नूतन के अभिनय को हिंदी फिल्म उद्योग के सभी बड़े नामों ने सराहा है और वह आज भी बहुत सी अदाकाराओं का आदर्श बनी हुई हैं। नूतन का देहांत फरवरी 1991 को कर्क रोग के कारण हुआ था। आइए अब रेड टूरिज्म अर्थात लाल पर्यटन की बातें करते हैं। 2021 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर चीन लाल पर्यटन रेड टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा था, जिसका अर्थ है कि वह लोगों को उन स्थानों पर ले जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जिसका कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। झेजियांग में नन्हू झील, पूर्वी चीन और माओ जेडोंग का जन्म स्थान उस स्थानों में से एक है जिन पर चीनी प्रकाश डालना चाह रहा है। नन्हू झील में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस 1921 में एक नाव पर आयोजित की गई थी, जबकि माओ जेडोंग की जन्मस्थली शाओशान में हाल के दिनों में भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई है। रेड टूरिज्म भारी राजस्व पैदा कर रहा है, जो बदले में कोविड-19 महामारी के बीच चीन की आर्थिक उछाल को बढ़ावा दे रहा है। यह लोगों को
आधुनिक चीन की स्थापना के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बलिदान की याद दिलाता है। रेड टूरिज्म को चीन द्वारा गढ़ा गया है, जिसका अर्थ है उन स्थलों का दौरा करना जो आधुनिक क्रांतिकारी विरासत है। इसे 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह अपने मूल से शुरू होने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास करता है। इसमें रंगीन कार्यक्रम शामिल हैं जो आगंतुकों को क्रांतिकारी पोशाक पहनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जब वे कम्युनिस्ट नेताओं के पूर्व आवासों और प्रदर्शनी हॉल आदि में जाते हैं। दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को द्वारा 31 मई 2021 को प्रस्तुत किया गया। इफ्को के अनुसार नैनो यूरिया लिक्विड को इसके वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा कई वर्षों के शोध के बाद स्वदेशी तकनीक के माध्यम से विकसित किया गया है, जिसे नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप विकसित किया गया था। विदित हो कि फसलों के पोषक तत्वों की दक्षता में सुधार के लिए नैनो तकनीक से उत्पादित यूरिया को नैनो यूरिया कहा जाता है। यह नैनो यूरिया पारंपरिक तरल यूरिया की जगह लेगा और यह अपनी आवश्यकता को कम से कम 50% तक कम कर सकता है। नैनो यूरिया में 500 मिलीलीटर की बोतल में 40,000 ppm नाइट्रोजन होता है, जो पारंपरिक यूरिया के एक बैग द्वारा प्रदान किए गए नाइट्रोजन पोषक तत्व के प्रभाव के बराबर है। किसानों के लिए नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत 240 रुपये होगी, जो पारंपरिक यूरिया के एक बैग की कीमत से 10% कम है। इफ्को ने नैनो यूरिया की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए पूरे भारत में 94 से अधिक फसलों पर लगभग 11,000 किसान क्षेत्र परीक्षण किए थे, जिसमें उपज में औसतन 8% की वृद्धि देखी गई है। इफ्को ने यह सूचित किया है कि इस नैनो यूरिया लिक्विड का उत्पादन जून के अंतिम सप्ताह तक शुरू हो जाएगा। इसके बाद जल्द ही नैनो यूरिया लिक्विड की वाणिज्यिक बिक्री शुरू हो जाएगी। यह इफ्को के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री के अलावा मुख्य रूप से सरकारी बिक्री और सहकारी बिक्री और विपणन चैनल के माध्यम से किसानों को उपलब्ध होगा। दुनिया के ज़्यादातर देश वर्तमान में बढ़ते प्रदूषण से परेशान हैं। चीन के बीजिंग के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से भी साफ और प्रदूषण रहित हवा खबर सुर्खियों में है। दरअसल एक शख्स ने सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो पोस्ट किया है जो एक मॉल में एडवर्टीजिंग का है, जिसमें फ्रेश हवा बेचे जाने की बात कही गई है। इस बोतलबंद हवा की कीमत 18.80 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी लगभग 1,000 रुपये है। इस बोतल बंद हवा का नाम है ब्लू माउंटेन्स प्योर एयर, जो कि हवा बेचने वाली फर्म है। दावा किया गया है कि बेची जा रही हवा एकदम फ्रेश और पहाड़ों की शुद्धता वाली है। ग्रीन एंड क्लीन नाम की यह ऑस्ट्रेलियन कंपनी का दावा है कि इस हवा को ऑस्ट्रेलिया के फेमस टूरिस्ट प्लेस से लिया गया है। इस प्रक्रिया को एयर फार्मिंग नाम दिया गया है। दरअसल यह कोई हवा की खेती एयर फार्मिंग नहीं है। इस प्रक्रिया में सिर्फ पंप के जरिए हवा को बोतल में भर दिया जाता है। अद्भुत आवाज़ पैदा करता है जापान का सागौनो बैम्बू फॉरेस्ट। वैसे तो दुनिया भर में बांस और अर्थात बैम्बू के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं, लेकिन जापान का सागौनो बैम्बू फॉरेस्ट दुनिया भर में चर्चित है। इस जंगल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे ढंग से इस जंगल को विकसित किया गया हो। क्योटो प्रांत के पश्चिमी क्षेत्र आर्शियाना जिले में स्थित सागौनो बॉम्बे फॉरेस्ट है। यह वन क्षेत्र 16 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी झुरमुटों से होकर बहने वाली हवा एक अद्भुत नज़ारा और आवाज़ उत्पन्न करती है, जिसे जापान की सरकार ने संरक्षित आवाज़ घोषित किया है। जापान के पर्यावरण मंत्रालय ने साउंड स्केप की सूची में सागौनो बांस को शामिल किया है। इस फॉरेस्ट के बैम्बू को जापानी अपनी समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। जब यहाँ सूर्य की किरणें घने जंगलों के वृक्षों को चीरती हुई धरती पर आती है तो एक अद्भुत नज़ारा बन जाता है, जिसे देखने के लिए
लोग इस जंगल में आते हैं। इस जंगल के भीतर चलने पर ठंडक और शांति का अद्भुत एहसास होता है। गर्मियों में यहाँ पर बहुत ही सुकून मिलता है। दोस्तों, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसीलिए सावधान रहें। स्वयं मास्क पहनें और दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। 2 गज की दूरी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।